Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में दो बहुत इंपॉर्टेंट जेई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। तो देखो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट क्या कहता है, एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज्ड बाय सेम मैनर जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं ना तो हर एक लीनियर डायमेंशन सेम मैनर से बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, यहां पे ऑब्जेक्ट को मैं शीट लूंगा, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए कि फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट क्या होता है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ है L1, ब्रेड्थ है B1। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है और इस रेक्टेंगुलर शीट के मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो मान लो अल्फा है। ठीक है, और देखो ये टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 पे है फिलहाल ये शीट। अब मैंने क्या किया, इस शीट में से एक डिस्क बाहर निकाल दी, R1 रेडियस की एक डिस्क बाहर निकाल दी और उस डिस्क को यहां पे रख दिया। ठीक है, तो यहां पे तो कैविटी बन गई और देखो ऑब्वियसली ये डिस्क भी एट T इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर पे होगी। और देखो मैंने डिस्क को यहीं से तो काट के निकाला है, तो डिस्क का मटेरियल भी वही है, तो इस डिस्क का भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होगा। सही बात है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हीट करूंगा, इन दोनों को गर्म करूंगा, दोनों को हीट एनर्जी दूंगा। ठीक है, तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कैविटी है। ठीक है, तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन देखो क्या होगा, इस डिस्क की रेडियस R1 से बढ़ के R2 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई L1 से बढ़ के L2 हो जाएगी, ब्रेड्थ B1 से बढ़ के B2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2 पे आ गई और मान लो ये भी टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2 पे आ गई, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गई। तो देखो L2 किसके बराबर आएगा, ये तो सिंपल है, L1 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और B2 ये क्या आएगा, B1 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सही बात है। तो अब देखो ये क्या कहता है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, ये कॉन्सेप्ट, एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज्ड बाय सेम मैनर। तो जहां पे यहां पे जितनी भी लीनियर डायमेंशन है ना वो सेम तरीके से इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो यहां पे ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी की रेडियस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज इन सेम मैनर, और सेम मैनर में बढ़ेगी इस कैविटी की रेडियस।
और इस कैविटी की रेडियस मान लो R1 से बढ़ के ये हो जाएगी मान लो R1 डैश, ऐसा मानो, ठीक है। तो देखो एवरी लीनियर डायमेंशन सेम तरीके से बढ़ेगी, तो R2 किसके बराबर आएगा, इस डिस्क की रेडियस R2, R1 इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो देखो देखो यहां पे हर जगह एल्फा आएगा, इसका मतलब हर लीनियर डायमेंशन सेम तरीके से बढ़ेगी, यहां पे भी अल्फा, यहां पे भी अल्फा, यहां पे भी अल्फा, ठीक है। तो R1 डैश कैविटी की रेडियस ये कितनी आएगी, R1 इंटू में 1 प्लस एल्फा ही आएगा, यहां पे अल्फा डेल्टा टी। एवरी लीनियर डायमेंशन विल इंक्रीज बाय सेम मैनर, इसका मतलब क्या है, यहां पे हर जगह पे क्या आएगा, अल्फा ही आएगा, ठीक है। R1 इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये तो R2 के बराबर आई, तो इसका मतलब R1 डैश ये किसके बराबर आएगा, R2 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो एट T इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर पे ये डिस्क इसके अंदर पहले भी फिटेड थी, जस्ट फिटेड, देखो यहां पे इस डिस्क की रेडियस R2 और कैविटी की रेडियस भी R2, तो इसका मतलब ये डिस्क अब भी इस कैविटी के अंदर जस्ट फिटेड होगी, ठीक है। तो ये मेरी डिस्क पहले भी इसके अंदर जस्ट फिटेड थी, दोनों को हीट देने के बाद में मान लो दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया T2 T2, ठीक है। तो अब भी ये डिस्क इस कैविटी के अंदर जस्ट फिटेड होगी, क्योंकि R1 डैश इज इक्वल टू R2, अब भी ये इसके अंदर जस्ट फिट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। एवरी लीनियर डायमेंशन, जितनी भी लीनियर डायमेंशन होंगे यहां पे वो सेम तरीके से बढ़ेंगी, मतलब यहां पे हर जगह पे अल्फा 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 सेम आएगा, अल्फा 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 अल्फा, ठीक है। तो अब देखो हम दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जेई कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उनमें एक चीज का यूज होगा, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज का यूज होगा, मान लो वाई ए बी सी पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वाई कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और मान लो ए बी सी इनमें चेंजेस वेरी स्मॉल हो, मान लो ये चेंजेस इन ए बी सी वेरी स्मॉल हो, मतलब लेस देन और इक्वल टू 5%, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय में वाई इज इक्वल टू एम डी ए बाय ए प्लस एन डी बी बाय बी माइनस पी डी सी बाय सी। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एबीसी में परसेंटेज चेंजेस वेरी स्मॉल हो या एबीसी में चेंजेस वेरी स्मॉल हो, तो डी वाई बाय वाई किसके बराबर होगा, एम डी ए बाय ए प्लस एन डी बी बाय बी माइनस पी डी सी बाय सी। जो डेनोमिनेटर में होता है ना, वहां पे ये जो पावर है ना ये नेगेटिव आ जाएगी, माइनस पी। न्यूमरेटर में तो ये है ए और बी, तो प्लस एम प्लस एन, ठीक है। लेकिन जो डेनोमिनेटर में वो सी है, तो यहां पे प्लस पी नहीं आएगा, ये आएगा माइनस पी, ठीक है। तो इसका यूज होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट जेई कॉन्सेप्ट
नंबर 1, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, वो रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, रोड भी हो सकती है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, होलो सिलेंडर भी हो सकता है, होलो स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है वो बॉडी, ठीक है। इस बॉडी की रेडियस मान लो कैपिटल आर है और मास कैपिटल एम है, ठीक है। और मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन या अबाउट ए गिवन एक्सिस, वो कुछ इस तरीके से है के एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, मान लो मेरे पास रिंग है, वो बॉडी, रिंग का मास एम, रेडियस आर, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ऐसे डिस्क हुई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वो कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, मास एम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर। अगर रोड हुई तो मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाइसेक्टर, मान लो इस रोड की जो लंबाई है वो आर है, ठीक है, और मास एम है, तो इस एक्सिस के अबाउट बाइसेक्टर इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 12, इतना ही आता है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, रेडियस आर, मास एम, और उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन गिवन एक्सिस आई, वो के एम आर स्क्वायर है। तो देखो यहां पे रिंग के लिए के कितना हो गया 1, और डिस्क के लिए यहां पे के कितना हो गया 1/2। अगर मैं इस एक्सिस की अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तब है ये के 1/2 डिस्क के लिए, और अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं और रोड की बात करूं, ठीक है, रोड का मास m और लंबाई है मान लो r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 12 आएगा, तो k कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो देखो अब मैं उस बॉडी को हीट करूंगा, ठीक है, और मान लो इस बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। अब मैं उस बॉडी को हीट करूंगा, हीट करने से मान लो टेम्परेचर में इंक्रीज आया dt, ठीक है। तो देखो रेडियस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन जो रेडियस में इंक्रीज आएगा ना वो वेरी स्मॉल होगा, परसेंटेज इंक्रीज वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि अल्फा क्या है वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मैं यहां पे इसका यूज कर सकता हूं, थर्मल एक्सपेंशन के कारण रेडियस बढ़ेगी क्योंकि मैं उस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, मास तो उतना ही रहेगा, मास डू नॉट चेंज। किसी बॉडी को हीट कर देते हो तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन जरूर आता है, लेकिन उसका मास थोड़ी ना चेंज होता है, तो रेडियस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन जो चेंज होगा ना रेडियस में वेरी स्मॉल होगा,
क्योंकि अल्फा वेरी स्मॉल होता है, हमें पता है, ठीक है। और इंक्रीज इन रेडियस डी आर, ये किसके बराबर होगा? आर ओरिजिनल रेडियस अल्फा डी टी, इसी के बराबर होगा इंक्रीज इन रेडियस ऑफ दैट बॉडी। क्योंकि यहां पे डी आर वेरी स्मॉल आएगा, मतलब इंक्रीज इन रेडियस विल बी वेरी स्मॉल, तो मैं इसका यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो डी आई बाय आई विल बी इक्वल टू 2 डी आर बाय आर, इसी का यूज किया मैंने यहां पे। और यहां से डी आर बाय आर ये कितना आ गया? अल्फा डी टी। तो डी आई बाय आई ये कितना हो गया? 2 इंटू में डी आर बाय आर, मतलब 2 अल्फा डी टी। तो डी आई कितना हो गया? इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई 2 आई, या इसको ऐसे लिख लो आई 2 अल्फा डी टी, आई 2 अल्फा डी टी, ठीक है। तो जो हीट करने के बाद में उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई फाइनल, उसको कैसे लिखूंगा मैं? आई प्लस डी आई, ऐसे ही लिखा जाएगा बिल्कुल। तो आई फाइनल हीट देने के बाद में, उस बॉडी को हीट देने के बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस डी आई, आई प्लस डी आई कितना? आई इंटू में 2 अल्फा डी टी, ठीक है। तो यहां पे आई को कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 अल्फा डी टी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ऐसे ड्राइव भी कर सकते हो बिल्कुल। मतलब मान लो एट टी इज इक्वल टू टी टेम्परेचर पे, मतलब जब मैंने बॉडी को हीट नहीं दी थी तो रेडियस थी आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। अब मैंने उस बॉडी को हीट दी, हीट देने के कारण मान लो टेम्परेचर कितना बढ़ गया? डी टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आ गया? डी टी। तो अब टी प्लस डी टी टेम्परेचर पे जो उसकी नई रेडियस होगी ना आर डैश, वो क्या होगी? आर प्लस डी आर, बिल्कुल। और जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई फाइनल, वो क्या हो जाएगा? आई प्लस डी आई, ठीक है। और T प्लस डी टी टेम्परेचर पे, मतलब जब डी टी इंक्रीज आया टेम्परेचर में, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उसी बॉडी का आई एफ या आई प्लस डी आई, वो कितना होगा? आई ओरिजिनल इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डी टी। अल्फा क्या है यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं यहां पे। तो देखो, मान लो एट टी इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर पे मेरे पास एक रोड है, ठीक है, जिसकी लंबाई है L और रोड का मास है कैपिटल M, ठीक है। और अबाउट बाइसेक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो I, और जो कि कितना आएगा? ml²/12 आएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस रोड को हीट दी, जिससे इस रोड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण रोड की लंबाई भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। तो इसको मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। अब रोड की लंबाई L से बढ़ के L डैश होगी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है।
T इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर पे रोड की लंबाई L डैश होगी। L डैश ऑब्वियसली L से ज्यादा होगा क्योंकि T2 T1 से ज्यादा है। ठीक है, मास तो रोड का उतना ही रहेगा। बाइसेक्टर के ही अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मान लो I डैश, जो कि फाइंड आउट करना होगा। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ दिस रोड, वो मान लो अल्फा गिवन था। ठीक है, तो I डैश फाइंड आउट करो। और देखो यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, ऑब्वियसली T2 माइनस T1 है, इसको डेल्टा T बोल दो। तो I डैश बाइसेक्टर के ही अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो रोड का। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो आप डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पे IF है, यहां पे वो I डैश है और कुछ नहीं है, तो I डैश विल बी इक्वल टू I मतलब ml स्क्वायर बाय 12 इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा। और dt क्या था यहां पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर वो T2 माइनस T1 है, जिसको मैंने डेल्टा T लिख दिया, तो dt की जगह डेल्टा T लिख दो बस। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया बस। तो ये इंपॉर्टेंट जेई कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। मान लो मेरे पास कोई बॉडी है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, और रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी, रोड भी, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मास m रेडियस r एट टेम्परेचर T। ठीक है, और किसी एक्सिस के अबाउट T टेम्परेचर पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। अब मैंने क्या किया, उस बॉडी को हीट दी जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया बाय dt। तो T इज इक्वल टू T प्लस dt टेम्परेचर पे रेडियस r डैश वो क्या हो जाएगी, r प्लस dr, ऑब्वियसली ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। और सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट T इज इक्वल टू T प्लस dt टेम्परेचर पे वो आएगा IF, वो क्या हो जाएगा I प्लस DI, और वो IF इतना आएगा, इसको याद रखना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले किसी भी फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। ठीक है, dt क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, I ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IF हीट देने के बाद में, मतलब आफ्टर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस वो IF। तो वो इतना हो जाएगा I इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा dt। तो अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जेई कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट जेई कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो मान लो मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, बॉब का मास m, रस्सी की लंबाई l। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है, और यहां से मैंने इस बॉब को रेस्ट से रिलीज कर दिया, और ये थीटा एंगल मस्ट बी वेरी स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री।
तभी इस बॉब के ऑसिलेशंस क्या होंगे, एंगुलर एसएचएम, तभी ये सिंपल पेंडुलम बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम वो कितना आएगा, 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी। और मान लो ये जो टाइम पीरियड है ना इस सिंपल पेंडुलम का 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जी, ये किस टेम्परेचर पे है, मान लो एट टी इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर पे। ठीक है, T1 टेम्परेचर पे टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम वो क्या है, 2 पाई इंटू में रूट एल बाय जे। मतलब T1 टेम्परेचर पे मान लो इस धागे की लंबाई है L। और देखो अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। ठीक है, मान लो हम गर्मियों में पहुंच गए अब, या ऐसा बोल लो कि इस वायर को हीट कर दो, ये जो वायर है ना इसको हीट कर दो तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस वायर की लंबाई भी बढ़ जाएगी। मान लो एट टेम्परेचर T2 और मान लो T2 T1 से ज्यादा है। ठीक है, मैंने इस वायर को हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, टेम्परेचर T1 से T2 पहुंच गया इस वायर का, तो इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी। अब मान लो अब वायर की लंबाई होगी L डैश। ठीक है, अभी भी ये सिंपल पेंडुलम ही है, ऑसिलेशंस मस्ट बी वेरी स्मॉल, तभी ये सिंपल पेंडुलम रहेगी ना। और मान लो ये जो वायर है ना, वायर के मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो मान लो अल्फा। तो अब देखो L डैश ये किसके बराबर आएगा, L इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वो कितना, T2 माइनस T1। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो जी ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो अब देखो अब इस सिंपल पेंडुलम का नया जो टाइम पीरियड आएगा T डैश वो क्या आएगा, 2 पाई इंटू में रूट L डैश बाय जी। इस वायर को हीट करने से मैं क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा वायर का, और ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इस वायर की लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो भी बढ़ जाएगा, T डैश विल बी ग्रेटर देन T। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब एक तरह से ये पेंडुलम स्लो हो जाएगी, अब ज्यादा टाइम ले रही है एक ऑसिलेशन पूरा करने में। तो एक तरह से ये पेंडुलम अब स्लो होगी, ये थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो टाइम पीरियड बढ़ गया, तो अब पहले से ज्यादा टाइम ले रही है एक ऑसिलेशन पूरा करने में, तो अब पेंडुलम स्लो होगी, पेंडुलम स्लो हो जाएगी, एक तरह से बिल्कुल हो जाएगी स्लो। तो अब देखो T डैश वो कितना आया, 2 पाई इंटू में रूट L डैश बाय जी, L इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय में जी। ठीक है, और T इतना एट T इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर, मतलब T1 टेम्परेचर पे जब इसकी लंबाई L थी तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इतना था, कैपिटल T 2 पाई रूट L बाय जी। तो T डैश माइनस T ये कितना आएगा, देखो 2 पाई इंटू में रूट L बाय जी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो T डैश हो गया, माइनस T
2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी। तो टी डैश माइनस टी, ये कितना आ गया देखो यहां से 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी को कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां पे क्या बच गया 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 और -1। तो अब देखो एल्फा क्या है, वेरी स्मॉल, एल्फा वेरी स्मॉल होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा वो क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, और ऐसा होता भी है। तो यहां पे एक तरह से एल्फा डेल्टा टी 1 से काफी छोटा हो जाएगा। तो यहां पे आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो टी डैश माइनस टी, ये कितना आ गया 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी इंटू में 1 प्लस 1/2 एल्फा डेल्टा टी, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लिया। तो ये इतना हो जाएगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि अल्फा वेरी स्मॉल है तो अल्फा डेल्टा टी भी वेरी स्मॉल हो जाएगा। अल्फा डेल्टा टी विल बी मच 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 लेस देन 1, या 1 विल बी मच मच ग्रेटर देन अल्फा डेल्टा टी। तो ये इतना हो जाएगा और फिर -1, 1 - 1 0, ठीक है। तो 2 पाई रूट एल बाई जी ये क्या कैपिटल टी है, 2 पाई इंटू में रूट एल बाई जी, और यहां पे क्या आया 1/2 एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो टी डैश कितना आ गया, दिस प्लस टी, तो टी को कॉमन ले लो 1 प्लस 1/2 एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको याद रखना सिंपल पेंडुलम के लिए, इसको मेमोरी में बिठा लो बिल्कुल। फॉर सिंपल पेंडुलम एट T1 टेम्परेचर टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो है कैपिटल टी। और ये जो धागा है ना, या ये जो वायर है, इस वायर के मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो अल्फा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वायर को हीट कर दिया एक तरह से, या ऐसा मानो हम सर्दी से गर्मी में पहुंच गए, कोई भी सिनारियो मान सकते हो, कोई भी केस मान सकते हो। तो क्या होगा, सर्दी से गर्मी में पहुंच गए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, T1 से बढ़ के T2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उतनी रहेगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी। तो उससे क्या होगा, इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, L से बढ़ के L डैश हो जाएगी, ठीक है। और मान लो सर्दी से गर्मी में इंक्रीज इन टेम्परेचर वो आया डेल्टा टी, मतलब T2 - T1। तो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी डैश वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी, मतलब जो कि सर्दियों में था, इंटू में 1 + 1/2 एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, सर्दियों से गर्मियों में इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, इफ फॉर ए सेकंड पेंडुलम, तो देखो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, या सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमें पता है 2 सेकंड होता है, तभी उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। इफ फॉर ए सेकंड पेंडुलम अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस वायर, ये 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस,
मतलब एक तरह से डेल्टा टी वो 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। देन बाय व्हाट टाइम, देन बाय व्हाट टाइम पेंडुलम क्लॉक इज लैकिंग विद ओरिजिनल टाइम। लैकिंग मतलब पीछे हो जाएगी। इज लैकिंग विद ओरिजिनल टाइम इन 10 आवर्स। तो देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो भी बढ़ेगा। तो एक तरह से सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, मतलब ज्यादा टाइम लेगी एक ऑसिलेशन पूरा करने में। तो एक तरह से वो पीछे हो जाएगी ना। ये पूछ रखा है कि 10 घंटों में, मतलब ओरिजिनल जो टाइम है 10 घंटे, उसमें वो कितनी पीछे हो जाएगी वो पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, तो देखो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड, कैपिटल टी 2 सेकंड गिवन है। और अल्फा 2 इंटू में 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ये 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा टी डैश होगा ना, और वो कितना होगा, कैपिटल टी 2 सेकंड इंटू में 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में डेल्टा टी। अल्फा बाय 2 कितना होगा, 10 की पावर -4 और इंटू में डेल्टा टी वो कितना 100। तो ये कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगा 2.02 सेकंड। तो पहले जब वो सेकंड पेंडुलम थी तो टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड, होता भी है सेकंड पेंडुलम का। अब टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, जिससे इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, पेंडुलम की वायर की लंबाई बढ़ जाएगी अब। और अब टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, एल डैश एल से ज्यादा हो जाएगी। तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा ना उस पेंडुलम का, वो 2.02 सेकंड होगा। देखो 2.02 सेकंड तो 2 सेकंड से ज्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो पेंडुलम स्लो हो जाएगी, एक तरह से ज्यादा टाइम लेगी एक ऑसिलेशन पूरा करने में। तो इसका मतलब 2.02 सेकंड जब रियल टाइम होगा ना, तो ये पेंडुलम कितना टाइम बताएगी, 2 सेकंड बताएगी। समझो इस बात को। देखो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है, इस केस में मतलब हम इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो नया टाइम पीरियड होगा वो 2.02 सेकंड होगा। एक ऑसिलेशन पूरा करने में 2.02 सेकंड लेगी। तो जब ये 2.02 सेकंड टाइम लेगी ना एक ऑसिलेशन पूरा करने में, ये टाइम तो कितना बताएगी, 2 सेकंड बताएगी, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब 2.02 सेकंड रियल टाइम में, मतलब ओरिजिनल टाइम में ये कितना टाइम बता रही है, 2 सेकंड बता रही है। 2.02 सेकंड ओरिजिनल टाइम, मतलब रियल टाइम को अब ये पेंडुलम 2 सेकंड टाइम बता रही है। तो इसका मतलब एक तरह से 2.02 सेकंड रियल टाइम में ये पेंडुलम पीछे कितनी होगी, 2.02 माइनस 2, सीधी सी बात है। तो 2.02 सेकंड रियल टाइम में ये पेंडुलम कितनी पीछे हो जाएगी, 2.02 माइनस 2, मतलब 0.02 सेकंड पीछे हो जाएगी। ठीक है, और अब देखो 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड रियल टाइम में ये पेंडुलम कितनी पीछे हो जाएगी, 0.02 बाय में 1, इतने सेकंड पीछे हो जाएगी। सही बात है। तो अब देखो 10 घंटे में कितनी पीछे हो जाएगी, ये पूछ रखा है। तो 10 घंटों में कितनी सेकंड होती हैं, 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड। तो 10 आवर में
कितनी सेकंड हो जाएंगी? 36,000 सेकंड। तो एक तरह से 10 आवर रियल टाइम में ये जो पेंडुलम है ये कितनी पीछे हो जाएगी? यहीं पे कर लेते हैं, 10 आवर में कितनी पीछे हो जाएगी? इनटू में क्या कर दो, 36,000, इतने सेकंड पीछे हो जाएगी। 10 आवर जो रियल टाइम होगा ना, उतने में ये पेंडुलम इतनी पीछे हो जाएगी, क्योंकि ये नई पेंडुलम क्या है, स्लो है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रही है ऑसिलेशन पूरा करने में। 2.02 सेकंड टाइम ले रही है, और 2.02 सेकंड टाइम लेगी और बताएगी 2 सेकंड। ऐसा ही होता है पेंडुलम के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब 2.02 सेकंड रियल टाइम में ये पेंडुलम कितनी पीछे होगी? 0.02 सेकंड। तो 10 घंटे रियल टाइम में इतनी सेकंड पीछे होगी। मुझे तो आंसर किस में चाहिए है? आवर्स में। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। तो बाय में 3600 कर दो, तो सेकंड आवर आ जाएगा, ठीक है। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना, तो 3600, तो यहां पे एक जीरो बच गई, तो 0.02 इंटू में 10, इतने घंटे पीछे हो जाएगी ये मेरी पेंडुलम। 10 घंटे रियल टाइम में ये मेरी पेंडुलम कितनी पीछे हो जाएगी? 0.02 इंटू में 10 घंटे, ठीक है। और ये कितना आएगा? 2 बाय में 100 इंटू में 10, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगी, तो 2 बाय 10 मतलब 0.2 घंटे, तो ये इतना आएगा, ठीक है। 0.2 घंटे पीछे हो जाएगी, क्योंकि 2.02 सेकंड रियल टाइम में ये मेरी पेंडुलम कितनी पीछे होगी? 0.02 सेकंड। तो 10 घंटे रियल टाइम में कितनी पीछे हो जाएगी? किया था ना अभी। तो देखो इसको यहां पे गड़बड़ हो रही है, इसको दोबारा करते हैं एक बार, इसको अगेन। 2.02 सेकंड रियल टाइम में मेरी ये पेंडुलम 0.02 सेकंड पीछे, तो एक सेकंड रियल टाइम में मेरी पेंडुलम कितने पीछे? 0.02 डिवाइडेड बाय 2.02, ठीक है। और 10 घंटे रियल टाइम में इंटू में 36,000 कर दो, क्योंकि 10 घंटे में 36,000 सेकंड होती है, इतने सेकंड पीछे होगी। मुझे आंसर चाहिए है आवर में, तो बाय में 3600 कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो 3600 से 3600 कैंसिल, ऊपर बस 10 बचेगा, तो इंटू में 10, इतने आवर पीछे। तो 0.02 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 2.02, ये कितना आएगा? 0.09 आवर आएगा, 0.09 आवर। और इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो इंटू में 60 कर दो, 0.09 इंटू में 60 मिनट, तो ये कितना आएगा? नियरली 6 मिनट आएगा, ठीक है। तो 6 मिनट पीछे हो जाएगी ये मेरी पेंडुलम। 10 घंटे रियल टाइम में 6 मिनट पीछे हुई है, ठीक है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी तो बढ़ गया ना, टेम्परेचर बढ़ने से इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, उससे क्या हुआ? टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो ज्यादा टाइम लेगी एक ऑसिलेशन पूरा करने में, मतलब स्लो होगी पेंडुलम, तो पीछे तो अपने आप होती जाएगी। तो 10 घंटे जो ओरिजिनल टाइम है ना, या रियल टाइम है, उसमें ये मेरी पेंडुलम कितना पीछे होगी? 6 मिनट पीछे होगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, यही पूछ रखा था। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।